हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। तो फिर से आज लेकर आ चुके हैं जो सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन है उसका डिस्कशन। आपको जैसा कि पता होगा कि जितने भी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन है उसका डिस्कशन चल रहा है। इसके पहले हम लोग का 9 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा जिसमें सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। वहां से आप जाकर लाइन बाय लाइन वीडियो देख सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट है आपको पहले बता देना चाहते हैं। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको सभी को पता है कि सीजीएल में जो प्री का एग्जाम होता है वो कितने नंबर का होता है, तो 100 नंबर का देखने को मतलब 200 नंबर का होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन कितना रहता है, 100 क्वेश्चन रहता है और 100 क्वेश्चन हम लोग 1 घंटा में कंप्लीट करना रहता है। इसलिए आपको 25 क्वेश्चन का मैथ को आपको देखने को मिलेगा। तो मैथ में आपका प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे होना चाहिए और कैसे आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं सारा डिस्कशन आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाता है। तो आप अपना मैथ का कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सारा वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले जितना भी वीडियो है सारा वीडियो को देखिए, आपको खुद ब खुद एहसास होने लगेगा कुछ दिनों में कि मैं आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट हो चुका है मैथ में पहले के तुलना में। चलिए बिना देर किए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बेसिकली अगर हम लोग क्वेश्चन का बात करेंगे तो यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है। सिंडी में कोई इंसान है, ठीक है, जिन्होंने 15 सेब और 12 संतरे क्या करते हैं, खरीदते हैं और इसका जो प्राइस देते हो कितना रुपया भुगतान करते हैं, तो 447 रुपया क्या क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं। जब 447 का भुगतान कर रहे हैं और बाकी इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो बोला है कौन सा इसमें से जो कथन है वो असंगत है। वो क्या है, असंगत है। असंगत और संगत दो प्रकार के हम लोग को चीजें देखने को मिलता है, संगत और असंगत। असंगत उसको बोलते हैं जिसको हल करना क्या होता है, जिसका कोई भी हल नहीं होता है, जिसका कोई भी हल नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। जिस समीकरण का दो चर वाले रैखिक समीकरण जब हम लोग पढ़ते हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जिस समीकरण का एक हल होता है या अनेक हल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग संगत समीकरण के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसका, असंगत का। तो जब असंगत का बात किया जा रहा है इसका मतलब वैसा समीकरण ढूंढना है जिसका कोई हल नहीं है। सबसे पहले तो ये समीकरण आपको बनाना है। समीकरण में दिया हम लोग ये मान लेते हैं कि जो सेब का संख्या है वो कितना है, x है, और जो संतरी की संख्या वो कितना है, y है। क्लियर है, पहले इतना चीजें मान ली। तो अगर एक संतरे का कीमत, अगर एक संतरे, हम ये मानते चले कि एक संतरे का जो कीमत है वो x है और जो एक सेब का जो कीमत है वो x है और एक संतरे का जो कीमत है कितना है, y है। हमको पता है कितना सेब दिया जा रहा है, 15। तो अगर 15 का बात करेंगे, एक का दाम x है तो 15 का कितना जाएगा, 15 है। उसी प्रकार से एक का दाम हम y माने हैं, एक संतरे का, तो 12 संतरे का दाम कितना हो जाएगा, तो 12 संतरे का कितना हो जाएगा, तब 12y निकल जाएगा। इसी दोनों का क्या करना है, आपका योगफल निकालना है। इसी दोनों का क्या करना है, हम लोग को योगफल चाहिए। अब यहाँ पर ये दोनों का जो मिलाकर जो पैसा खर्च हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो 447 रुपए खर्च हो रहा है। ये समीकरण निकल के आएगा। क्लियर है। अब यहाँ से चाहेंगे तो इसको सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि जो कटने वाला है उसको काट दे। ये पूरा समीकरण 3 से कटेगा, तो 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x। इसको 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4y। और इसको 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 चौका 12, 3 बचेगा 9 27। तो यही सिंप्लीफिकेशन समीकरण निकल के आएगा। अब देखिए, कभी भी कोई दूसरा समीकरण बनाते हैं तो असंगत कब होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण देते हैं, पहले आप कुछ चीजें समझना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन समझ में आपको आने वाला है। तो आपको रैखिक समीकरण को थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल, ठीक। इसका एक जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण अगर लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो असंगत कब होता है, जब कोई भी हल नहीं होता है। असंगत कब होता है, जब कोई भी हल नहीं होता है। तो कोई हल कब नहीं होता है, जब a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए
B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए किसके, C1/C2 के। ये कंडीशन होता है कोई हल नहीं होने का। बस यही कंडीशन हमको चेक करना है। एक तो समीकरण बना लिए किससे, जो क्वेश्चन दिया हुआ उससे हम एक समीकरण यहाँ पर बना लिए, क्लियर है। अब दूसरा जो समीकरण बनेगा, जो ऑप्शन दिया हुआ उससे समीकरण बनेगा। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि हम कितना एप्पल खरीद रहे हैं, 25 एप्पल खरीद रहे हैं। तो 25 एप्पल का हम बात करते हैं तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा। कितना ऑरेंज, कितना संतरे खरीद रहे हैं, तो 20, तो उसका क्या हो जाएगा, 20y हो जाएगा। इजिकल टू इसका टोटल प्राइस कितना दे रहे, 745 दे रहे। क्लियर है। अब यहाँ पे अनुपात का बात करेंगे। अगर ये काटने वाला है काट भी सकते हैं, ये भी 5 से कटेगा, सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5x, ये आ जाएगा 4y। और यहाँ पर बात करते हैं ये कितना आ जाएगा, 5 से कटेगा तो 5 का मेरे को यहाँ पे 2 बचेगा, 4 5 20, 4 बचेगा 9। अब देखिए अगर बात करते हैं, अगर यहाँ से ये तुलना करेंगे, अगर C1 C2 का अनुपात देखेंगे तो ये इसके अनुपात 1 आएगा, इसका भी अनुपात 1 आएगा, इसका भी अनुपात कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। जब इसका अनुपात 1 आ रहा है तो ये क्या हो गया, इसका तो अनेक हल हो गया ना। जब अनेक हल होता है तो संगत, वो क्या हो जाता है, संगत हो जाता है। किसी भी कंडीशन में अगर हल होता है तो उसको हम लोग संगत कहते हैं। और ये सारा अनुपात बराबर दिख रहा है तो ये संगत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ठीक है। दूसरा का बात करें, दूसरा हम लोग लिख लेते हैं। दूसरा क्या है, तो 10x बनेगा प्लस 13y बनेगा, इजिकल टू में कितना इसका प्राइस दिया, 353। तो साफ साफ दिख रहा है कटेगा भी नहीं और अनुपात भी बराबर नहीं आएगा। 5/10 लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये 4/13। पहले ही दो अनुपात बराबर नहीं है, मतलब A1/A2 भी बराबर नहीं हो रहा है B1/B2 के। तो उस केस में कितना हल होता है, एक हल होता है। इसलिए अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी ऑप्शन नहीं हो, हमको चुनना है जिसमें ये कंडीशन हमको देखने को मिलेगा असंगत वाला। क्लियर है बच्चे। तब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे दिया 12 एप्पल, तो ये समीकरण जो बनेगा 12x प्लस में 8y इजिकल टू में इसका प्राइस कितना है, 340 हो रहा है। अब इसका अनुपात का बात करें, पहले कटने वाला है थोड़ा सा काट लेते हैं, और कैंसल आउट करेंगे तो ये 4 से शायद सब पे सब कट जाएगा, 4 से सब कट रहा है। ये 3x हो जाएगा, 4 से ये 2y हो जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 8 चौका 32, 2 बचेगा, तो 4 5 20। अगर अनुपात का बात करते हैं, हम पहला मेन जो समीकरण है उस पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब ये सब ऑप्शन से समीकरण बना है, ये 5 बटे कितना आएगा, 3, ये 4/2, दोनों का अनुपात बराबर आ रहेगा। तो पहला ही दो अनुपात जो बराबर नहीं आ रहा है, मतलब उसका एक हल होता है, और जिसका हल होता है वो संगत कहलाता है, असंगत नहीं कहलाता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। अब जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है, तो सीजीएल में आपको पता ही होगा कि इसमें नॉर्मल डिजिट तो होता नहीं है। तो 3 ऑप्शन जब सही नहीं हुआ तो चौथा ऑप्शन अपने आप क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, हम तो यहाँ पर समझा रहे, लेकिन जब आप एग्जाम में बनाइएगा तो अभी से चौथा ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बताए थे, एक बार लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, 35x प्लस 28y बराबर में ये कितना पैसा हो रहा है, 200, 1029 रुपए। कटने वाला है काट सकते हैं, शायद 7 से कटेगा सबके सब, ये 7 5 7 कितना बार में जाएगा, 7 5 4y, 7 से काटेंगे, 7 का मेरे को 3 बचेगा, तो 32 हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 बचा, 7 7 49। अब देख सकते हैं तीनों का अनुपात, इससे तुलना कर रहे हैं ना, तो तीनों का अनुपात 5/5 1 आएगा, 4/4 1 आएगा, यहाँ पर गलती हुआ 7 7 हाँ ठीक है, ये 147 हो रहा है। इसका अनुपात, ये दोनों अनुपात बराबर हो रहा है, और तीसरा अनुपात क्या बराबर हो रहा है, 149 यहाँ पे 147 है, तो तीसरा अनुपात बराबर नहीं हो रहा है। मतलब इस केस में कोई भी हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होता तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, असंगत कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट वेट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम यहाँ पे अब आपको समझाने वाले हैं कि जब सीजीएल में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या मेरा अप्रोच ये होगा कितना सारा चीजें हम लिखे क्वेश्चन, नहीं। तो मेरा वहां पे अप्रोच क्या होगा, उस चीजों को हम यहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं, और यही चीज को आपको फॉलो करना है एग्जाम में। अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा। सिंपल पहला क्या करना है, पहला काम क्या करना है, हम जितना लिखने जा रहे हैं बस उतना ही काम करना है। पहला काम यहाँ पर 100y मन में सोच लेना है, 100y क्या करना है, मन में सोच लेना है। और नहीं भी सोचते तो कोई बात नहीं है, अगर मन में सोच लेते हैं तो अगर कोई बच्चे को ज्यादा समझ में नहीं आता तो सिंपल ये इस समीकरण को बना ले। अभी हमको ये मन में दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए कि असंगत के लिए ये कंडीशन होता है,
तो जो x का अनुपात होगा बराबर होना चाहिए y के गुणांक वाला का अनुपात, और बराबर होना चाहिए जो अचर वाला पद है उसका अनुपात बराबर होना चाहिए। उसका अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए तो वही असंगत का कंडीशन होता है। अब यहाँ पे देखिए गुणांक का देखेंगे तो x का गुणांक यहाँ पर इसके हिसाब से क्या आएगा 15, यहाँ पे y का गुणांक 12 और अचर पद वही हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे ऑप्शन से चलते हैं। अब इसका पहले ये एप्पल वाला सेब वाला के साथ सेब का अनुपात लेंगे तो कितना आएगा, ये आ रहा है 3, 5 से कटेगा तो ये 5, ये क्या आ रहा है 3/5 आ रहा है, यही अनुपात है ना। दूसरा का अनुपात देखेंगे तो ये 4 से कटेगा 3 और ये भी क्या आएगा 3/5। लास्ट वाला अनुपात देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, लास्ट वाला अनुपात देखेंगे तो लास्ट वाला में ये है 735 और ये है, इसका अनुपात थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये 747 है। कुछ गलत लिखे है क्या क्वेश्चन, कुछ तो गलत लिख दिया, कुछ तो गलत लिखे, यहाँ पर 749 कहाँ से लिख दिया, अच्छा हाँ काट के लिखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम काट के लिखे थे। अब यहाँ पे बात करते हैं डिवाइडेड बाई, इसका योग यहाँ पर कितना है 745 आ रहा है। तो ये कुछ कैलकुलेशन जो होना चाहिए दिमाग में होना चाहिए। अब ये तो डायरेक्ट आपको पता चल रहा है कि 3/5 आएगा, ये 3/5 आएगा, क्या ये 3/5 आएगा? अगर नहीं आएगा तो यही ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाएगा। तो इस चीज को चेक करना है तो लगभग हमको 3/5 बनाना है, तो जिससे काटने का मन है उससे काट लो। ये हमको थोड़ा देर पहले ही दिखा था कि किससे कट रहा था, 3 से कट रहा था, 3 से ही पहले काट ले। अभी 3 से काटे थे कितना आया था 149 आया था। अगर इसको 3 से काटते हैं तो ये कितना आएगा, इसको अगर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 1, सॉरी 3 दूना 6, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 3 चौका 12, फिर यहाँ पे 2 बचेगा तो 25, 3 से ये कट ही नहीं रहा है। मतलब क्या है कि ये अनुपात इसके बराबर आएगा क्या, नहीं आने वाला है। तो जब ये अनुपात इसके बराबर नहीं आएगा तो ये ऑप्शन, अच्छा फिर से कुछ ना कुछ क्या मिस्टेक हो जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर जब सिंप्लीफाई कर रहे थे तो ये 3 से ही काटे थे ना कि 5 से काटे थे, 5 से काटे थे। अच्छा वहां पे ऊपर में 3 से काटे तो नीचे वाला भी 3 से कटना चाहिए, नीचे वाला 3 से कट नहीं रहा है, ऊपर वाला हम 3 से काट नहीं सकते। तो ऐसा होगा कि ये तो सही हो नहीं रहा है। सिंप्लीफाई करके जो आ रहा है 3/5, 3/5 और यहाँ पे है 447 और यहाँ पे क्या है 745। अब ऐसा कोई संख्या सोचना है कि ये 5 बार में कट जाए और ये 3 बार में कट जाए। तो ये देखिए 100 जो यहाँ पर 49 आया है, तो अगर 149 से काटेंगे 149 से ये 3 मरतबे कट जाएगा, तो 149 से ये 5 मरतबे कटेगा, इसमें 500 गुना कीजिए वही आएगा। मतलब ये अनुपात आ जाएगा, ये भी कितना 3/5 आएगा। और यहाँ पर तीनों बराबर दिख रहा है, मतलब इसका हल है। हल होगा तो क्या होगा, ये संगत होगा, ये संगत नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो डायरेक्ट अनुपात चेक करना है, 15/10, 12/13, ये कभी भी अनुपात बराबर आएगा क्या, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 10 है, 15/10 का अनुपात बराबर होगा क्या 12/13, नहीं होगा। मतलब इस केस में केवल एक हल होगा, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, इसका चेक करेंगे तो 15/12 और 12 कितना 8 है। तो अगर चेक करना चाहेंगे तो काटेंगे तो ये कटेगा 15/12 है तो 3 से कटेगा, 3/4 बचेगा। अगर इसको हम काटेंगे तो ये 12 है, ये 8 है, तो 4 से कटेगा तो ऊपर में आ जाएगा 3 और नीचे में आ जाएगा 2, तो ये दोनों बराबर ही नहीं हो रहा है, पहला ही 2 अनुपात बराबर नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो एग्जाम में बेसिकली करना क्या है कि आपको ये सब चीजें कैलकुलेशन से क्या करना है, बचना है। आपको इतना सारी चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझिएगा। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो डायग्राम बनाते चलना है और साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते चलना है, नहीं तो उसमें क्या होगा, आप फंसिएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। सबसे पहले बोला है कि क्या बोला है कि एक बिंदु T से बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, एक स्पर्श रेखा P पर खींच रहे, केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई है, मतलब एक वृत्त है। सबसे पहले वृत्त होता है तभी जाकर उस पर स्पर्श रेखा बनेगा। ये वृत्त है और कोई बिंदु T है और इससे क्या कर रहा है, इस पर स्पर्श रेखा। स्पर्श मतलब क्या होता है, जो टच करके जाता है, जिसको मतलब टेंजेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, अब इस पर स्पर्श जहां पे कर रही है वो बिंदु क्या है, P है, क्वेश्चन में बोल दिया गया। अब आगे क्या बोला जा रहा है, इसका जो केंद्रक है, जो केंद्रक है वो केंद्रक क्या है, तो O है, इसका केंद्रक क्या है, O है, इस बात को ध्यान में रखना। अब आगे बोला जा रहा है कि एक छेदक रेखा है,
एक सेकंड है, सेकंड लाइन है जिसको छेदक रेखा हिंदी में हम लोग कहते हैं, मतलब जो वृत्त को क्या करती है, काट के जाती है। एक छेदक रेखा लेना है जो वृत्त के इन्हीं दो बिंदुओं पर काटेगी। एक जगह का नाम है यहाँ पर Q, एक जगह नाम है यहाँ पे R। क्लियर है? अब खींची गई है तो बिंदु P और Q और R को अगर मिलाते हैं तो एक त्रिभुज बनता है। P Q R को अगर मिलाते हैं तो एक त्रिभुज का निर्माण होता है। यहाँ पर एक त्रिभुज बना दी। क्लियर है? जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन बोला है वैसे वैसे यूज करते चलना है। आगे क्या बोला जाए थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। आगे बोल रहा है कि पी क्यू वाई वृत्त के अंकित किया गया है, मतलब इसके अंदर है रेखा ओ क्यू, रेखा ओ क्यू, तो यहाँ पे यही केंद्र को ओ बोल रहा है तो ये हो जाएगा ओ क्यू, ये वाला लाइन। ठीक, और क्या है ओ आर, तो ये वाला हो जाएगा ओ आर। ठीक है, अभी ये बोल रहा है ओ आर खींची गई है यदि पी टी क्यू, पी टी क्यू, तो पी टी क्यू ये कितना एंगल दिया हुआ है, ये 27 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर है? उसके बाद बोला है टीपीक्यू, टीपीक्यू, टीपीक्यू मतलब ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल का बात करेंगे तो ये कितना दिया हुआ है, तो 55 डिग्री दिया हुआ है। बस थोड़ा सा डायग्राम पर ध्यान देना है, तो निकालना क्या है, पी ओ आर ओ क्यू निकालना है, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू मतलब ये वाला एंगल। देखिए एक चीज आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर एक वृत्त है, अगर एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से कोई चाप बना रहे और इसी बिंदु से कहीं पर भी वृत्त पर ड्रॉ कर दो, तो यहाँ पर जितना एंगल होता है ना, इसका यहाँ पे केंद्र पर कितना एंगल बनता है, इसका डबल एंगल बनता है। केंद्र पर कितना बनता है, इसका डबल एंगल बनता है। इस बात को ध्यान में रखना है। मतलब क्या है कि अगर इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाए तो हमको ये वाला एंगल निकालना है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये वृत्त के यहाँ पे इस बिंदु पर मिल रहा है ना, तो यहाँ से एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ दिख रहा है, मतलब ये एंगल जितना होगा इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, इसका वहां पे क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। मतलब ये है कि हमको ये वाला एंगल क्या चाहिए, पता होना चाहिए। अब क्या करते हैं, इसको भी हम यहाँ से मिला देते हैं। क्लियर है? इतना मिला दें। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया, क्या क्या निकाल सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे। अगर हम ये वाला एंगल निकाल लें, अब देखिए दो तीन बातें ध्यान में रखना है। थोड़ा सा आप डायग्राम पर बहुत कंसंट्रेट होकर आपको देखना पड़ेगा। अगर यहाँ से यहाँ ये बात करेंगे तो ये वाला टोटल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, जो कि ये 55 है, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, तो 55 और 90, तो कितना जोड़ेगा तो 90 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 35। क्लियर है? मतलब ये यहाँ वाला ये 35 हो गया। अगर ये हम पता चल जाता है, ध्यान से समझिएगा जो बोल रहे हैं, अगर ये वाला एंगल पता चल जाएगा तो यहाँ टोटल एंगल पता चल जाएगा। अब ये एंगल कैसे पता चलेगा, तो देखिए ये एंगल पता चल सकता है जब हमको ये वाला एंगल निकाल ले। पहले ये वाला एंगल पता कर लेते हैं। ये वाला एंगल पता है क्या है, यहाँ पर ध्यान देना है। एक यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है, यही त्रिभुज बन रहा है, और यही वाला लाइन है जो हम ये एंगल जानना चाहते हैं। इस त्रिभुज के ये 27 डिग्री है और ये 55 डिग्री है। एक चीज पढ़े होंगे कि दो आंतरिक कोणों का योगफल ये बाह्य कोण का क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये दोनों को जोड़ देंगे तो इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 55 में अगर 27 जोड़ते तो शायद 82 डिग्री आएगा। मतलब ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 82। थोड़ा ध्यान समझिए, अगर ये 82 है, हमको अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़े कि यहाँ पर भी एक केंद्र की है ना, तो ये वाला जो लाइन है यहाँ पे, इसका यहाँ पे जो एंगल बना इसका डबल यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, डबल बनेगा। तो 80 गुना कितना होता है, 160। 160 में 2 से गुना कर देंगे तो ये वाला जो एंगल निकल के आएगा कितना है, 164 निकल के आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए ये इस त्रिभुज का अगर बात करते, यहाँ पे इस त्रिभुज का बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, ये दोनों एंगल क्या होगा, समान होगा। क्यों समान होगा, इसलिए कि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, इसका दो भुजा बराबर है, ये वाला दोनों एंगल क्या होता है, बराबर होगा। अब देखिए टोटल त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 180 डिग्री में से यही अकेला 164 ले लिया है, अब बचा कितना है, 164 में से कितना बचा है, तो बेस है 16 डिग्री बचा हुआ है। और 16 डिग्री के दो हिस्सों में बांटना है, इधर आ जाएगा 8, इधर कितना हो जाएगा 8। मतलब इधर ये हमको इसी से मतलब था, तो 35 और 8 कितना हो गया, तो 35 और 8 की 43 डिग्री हो गया। मतलब यहाँ टोटल एंगल कितना पता चल गया, 43। और हमको ये बताना था, तभी थोड़ा देर पहले चर्चा किए थे कि इसका यहाँ पे डबल होगा, और 43 का डबल कितना होता है, 86। इसको जो करेक्ट ऑप्शन आपको अब दिख रहा होगा कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन था, और ये भी आपको बता देना चाहते हैं, अभी तक हम 2024 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, सीजीएल में पूछा गया, और यही सबसे डिफिकल्ट पोर्शन देखने को मिला था। ये कब, तो ये 25 सितंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो थर्ड से मतलब जो
शिफ्ट चलता है, थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सब जितना भी क्वेश्चन उसी का शिफ्ट का देखने को मिलेगा और इसमें थोड़ा डिफिकल्ट लेवल हाई किया गया है क्वेश्चन का। बाकी जितना भी हम सेशन देखे थे, जितना भी शिफ्ट देखे थे, जितना भी तारीख का हुआ था, वो सब ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, इस बात को समझ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, अब कुछ क्वेश्चन ऐसा भी इसमें कर दिया है कि कुछ क्वेश्चन गलत ही कर दिया है। अब इस क्वेश्चन का बात करेंगे तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है ये गलत क्वेश्चन है, इसका कोई हल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए कि ये इसका x का मान यहाँ पे हम देखेंगे तो ये इमेजिनरी रूट देगा, इसका उसका आंसर नहीं आएगा। आप सॉल्व कर भी देख सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ, कुछ खास इसमें है नहीं, इसको बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक कुआं है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक कुआं खोदा गया है, इसमें 23 सेंटीमीटर गहरा खोदा गया। कितना गहराई उसका है, 23 सेंटीमीटर। इसमें जो निकाली गई मिट्टी है उसका आयतन बताना है। देखिए, एक जगह से कोई चीज निकाल कर दूसरे आकृति में बदलते हैं। अब ऑब्वियस है कि जो मिट्टी उसमें से निकाला जाएगा, ऑब्वियस है कि वो उसके आयतन के क्या होंगे, बराबर होंगे। जो मिट्टी उसमें से निकाला जाएगा उसके आयतन के बराबर होगा। कुएं का आकृति कैसा होता है, बेलनाकार होता है, सिलिंड्रिकल होता है। और सिलिंड्रिकल का अगर क्षेत्रफल का बात करते हैं, सिलिंड्रिकल का क्षेत्रफल कितना होता है, सभी को पता ही होगा कि अगर आयतन का बात करते हैं, वॉल्यूम का बात करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। पाई का मान यहाँ 22/7 रख देते हैं, और आर का मान त्रिज्या इसका दिया है 14, 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुने 14। और ऊंचाई का बात करेंगे तो वही जो गहराई होगा वही यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगा, तो ये 23 हो गया। ये अगर काम करने हैं 7 गुना के 2 बार में। अब अगर बात करते हैं तो सभी का यहाँ पे इकाई स्थान क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। और जब इकाई स्थान समान दिखेगा तो वैसा कि आपको गुना करना पड़ेगा, गुना से आप बच नहीं सकते। फिर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, फास्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसको 11 बनाने की हमेशा कोशिश करना है, 11 बनाने से ये आसान हो जाता है। ठीक, तो अगर बात करेंगे इसको 11 बना लेंगे, यहाँ पर 11 हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो उतना का 4 हो गया, 14, तो 14 चौका कितना हो जाता है, 56 हो जाता है। 56 में क्या करेगा, 23 से गुना करना है। 56 में 23 से पहले गुना कर लेना, 23 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 23 से गुना करेंगे 36 18 5 15, 36 18 5 15 15 16, 56 गुना के 112 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं तो 8 8 2 1 ये आ गया। इसमें 11 से गुना करना, यहाँ 11 बचा है ना, 11 से गुना करना आसान होता है, बहुत आसानी से बता सकते हैं। सभी को पता होना चाहिए कि इधर अंत में सोचना है 0 है, इधर भी 0 सोच लेना है, अल्टरनेट में जोड़ते जाना है। 0 में 8 जोड़ेंगे 8, 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 16 के 6 हाथ में 1 बच जाएगा। 6 1 काट गया, आगे चेक करने की जरूरत है कहाँ, जरूरत है यहाँ पे। तो 8 16 के 6 हाथ में 8 हो गया, 5 10 1 11 की 1 हो गया। अभी तक सेम ही चल रहा है, 11 के 1 हो गया, कितना बचा, 1 बचा, 3 1 4 1 कम है, 14,000 आ रहे हैं। ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। बहुत जगह आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं, अगर इकाई अंक इसका अलग रहता तो आप कैलकुलेशन से बच सकते थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है डिफिकल्टी लेवल हाई कर दे रहा है। अब बार बार हम बोल रहे हैं कि ये जो शिफ्ट लिया गया है एग्जाम का, इसमें मैथ का क्वेश्चन डिफिकल्ट है। सिंपल सा चीज बात है, इसमें हम लोग बोल सकते हैं मैथ का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग को ट्राई करना है सॉल्व करने का और कम समय में सॉल्व करने का। और इसका भी हम लोग देखेंगे तो इकाई अंक का बात करेंगे तो इकाई अंक इसका भी आसान नहीं है। इसमें 2 जगह 9 दिख रहा है, 2 जगह 6 दिख रहा है, इसलिए इकाई स्थान का यूज करना बेवकूफी है। इकाई स्थान से हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले बात किया जा रहा है कि हम लोग जो यहाँ पर पैसा उधार लिया जा रहा है, कितना रुपए, यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ उधार लिया हुआ पैसा कितना है, 335180, इतना उधार लिया जा रहा है। और कितना प्रतिशत है, 13% वार्षिक दर से उधार इसका लिया जा रहा है, रेट है 13% है। अब इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों कर दिया है, ये पहले वर्ष के अंत में कुछ पैसा इसको देने चल जा रहा है, और कितना रुपए चुका रहा है ना, 23,060 रुपए इसको दे रहा है। अब यही प्रणव जो है दूसरे वर्ष के अंत में कितना रुपए देगा, अभी किसका बात कर रहे हैं, साधारण ब्याज का बात कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट का बात हो रहा है। और सिंपल इंटरेस्ट सिंपल लगता है, इस पर जो इंटरेस्ट पहले लगेगा वो कितना रुपए हो जाएगा, इसको I1 ले लेते हैं, बाद में फिर दूसरा साल में कुछ इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन कुछ पैसा दे दिया जा रहा है तो उतना पैसा पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा जो शुरू में पैसा लिया जाता है उसी पर लगता है, लेकिन यहाँ पर पैसा फिर चेंज हो जा रहा है, जितना रुपया लिया गया था उससे कुछ चुका दिया जा रहा है।
अब यहाँ पर बात करेंगे इंटरेस्ट कितना 13% होगा, तो 13 बजे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कैलकुलेशन यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, एक 0 है उसको छोड़ देते हैं, गुना कर देते हैं। 13 8 का बात करेंगे तो 104, 10 बचेगा, जल्दी जल्दी गुना करना होगा। 13 और 10, 13 और 10 कितना 23 के 3, 2 बचेगा। 13 पचे 65, 65 और 2, 65 और 2 67 के 7 हो जाएगा, 6 बचेगा। 13 39, 39 और 7, 39 और 6, 39 और 6 45 के 5, 4 बचेगा। 39 39 4 43, यही आएगा। एक अंक यहाँ पर एक 0 तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो पहला इंटरेस्ट इतना लग गया, ठीक है, एक साल में इतना पैसा उसको लग गया इंटरेस्ट के रूप में। अब देखिए जो प्रिंसिपल है उसमें से इतना रुपये चुका दे रहा है, तो अब जो ब्याज लगेगा और कम लगेगा। तो अब जो प्रिंसिपल होगा नया वाला जो प्रिंसिपल बनेगा, तो पहला का कितना था 31,518, इतना ही था 33,000, ये कितना 3,35,000 है, ठीक है, माइनस में 2360, 23 0 6 0 कर देना है। कितना आ जाएगा, 0 में 0 जाएगा 0 और 2 बचेगा, 1 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, यही आएगा। अब जो अगला साल जो ब्याज लगेगा ना इस अमाउंट पर लगेगा, इसलिए कि इतना रुपये चुका चुका है तो इस अमाउंट पर ब्याज लगेगा। दूसरा जो ब्याज लगेगा, दूसरा तो इंटरेस्ट लगेगा, इतना ही रुपए पर लगेगा, 13% का ही लगेगा। 13/100, 1 0 से 1 0 फिर कट जाएगा, 13 26, 2 बचेगा, 13 2 15 के 5 हाथ में 1, 13 26, 26 से 27 के साथ हाथ में 2, 13 2 15, 15 के 5 फिर 1 बचेगा, 13 39 39 1 40 हो गया, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ये दूसरा इंटरेस्ट हो गया। देखिए पहले बार इतना ब्याज लग चुका है, दूसरा में इतना ब्याज लग चुका है। अब जो पैसा बचा हुआ है देने के लिए, अब वैसे इतना दे चुका है तो इतना पैसा बचा हुआ है, ये 3 चीजों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। उतना ही सेकेंड ईयर में क्या करना पड़ेगा, टोटल पैसा चुकाना है, ये दोनों ब्याज और इतना रुपए तीनों को क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। इतना दे चुका है तो उसको माइनस कर चुके हैं, मतलब ये तीनों को जोड़ना है। 20 प्लस में 43 57 3.4, इसमें इसको जोड़ देना है 40 57 5.6। दशमलव वाला को जोड़ लेते हैं, दशमलव वाला को जोड़ेंगे 4 से 10 के 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 और 3 8 8 1 9 हो जाएगा, 7 और 7 14 14, हाँ 14 के 4 हाथ में 1 बचेगा, फिर 3 के साथ 5 के साथ 5 5 5 10 10 और 1 11 के 1 बजे 3 1 4 4 4 यही आ रहा है। इसमें प्लस इसको जोड़ देना है, प्लस का 1 जोड़ देते हैं, 0 में 9 जुड़ेगा 9, 2 में 6 69 देख लो, एक ही जगह है क्या, एक ही जगह है, तो ऑप्शन सी हो गया, ताकि चेक करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से ऑप्शन जो निकल गया है वही आंसर हो जाएगा। तो जहाँ पे कैलकुलेशन से बच सकते यहाँ पे दिखाई देगा, सब जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आप जब एग्जाम में बैठते तो आपके लिए 10 सेकेंड ही बचाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सोचेंगे कि यहाँ पर कितना बचता है, 10 से 15 सेकेंड, वो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है जब सीजीएल का आप एग्जाम देते हैं। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बात करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि x का क्या करना है, ऊपर दी गई आकृति यही है, चतुर्भुज दिया है, PQRS के शीर्ष केंद्र यहाँ पर O है, वृत्त वाले परिधि पर है। अगर यहाँ पे ये तीनों के तीनों वृत्त के परिधि पर है और एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल पूछा है x का मान निकालना। अभी थोड़ा देर पहले ही बोले थे कि अगर इसका हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसका बात करते हैं, ये जो दो कोण होता है इसका डबल होता है, इसका डबल हम बोल देते हैं अभी थोड़ा देर पहले। यहाँ पर 10x है तो यहाँ पर कितना होगा, तो इसका डबल करेगा तो ये 10x हो जाएगा। अब देखिए जब भी एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। मतलब जब ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त के ऊपर होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त के ऊपर होता है, उनके आमने सामने के कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। बस यही कॉन्सेप्ट आपको जानना था। तो जो चक्रीय चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष का होता है वृत्त के ऊपर होता है, तो आमने सामने के जो कोणों का योगफल होता है 180 के बराबर होता है। यहाँ से देख सकते हैं ये 26x है और प्लस में ये 10x है, बराबर कितना हो जाएगा 180 के। यहाँ से x का मान निकालो, 26 और 10 कितना हो जाएगा 36, x बराबर 180। ये कटेगा, पहले 18 से ही काट देते हैं, 2 बार में 18 से 10 बार में 2 से कटेगा, 5 मरते हुए x का मान कितना आ गया 5।
बस बहुत कम समय में बन गया था। ये क्वेश्चन बहुत आसान दिया हुआ था, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कुछ करना ही नहीं, सिर्फ देख कर आंसर बता देना है कि यहाँ पर पता चल गया 10 6 होगा, दोनों को जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, और 36 को क्या करना है 80 से भाग लगा देना है, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। सिंपल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे दो लोग हैं, दिया हुआ है सीमा एक बेतकार मैदान के चारों 3 चक्कर प्रति घंटे के रफ्तार से चलती है, मतलब 1 घंटे में 3 चक्कर लगाती है, जबकि ये चाल दिया हुआ है। और एक प्रिया है जो कि 8 चक्कर प्रति घंटे, मतलब इसको 8 चक्कर लगता है, 1 घंटे में 8 चक्कर लगा लेती है, दौड़ती है। तो ये रात को 11:54 पर एक ही बिंदु से क्या कर रहा है, शुरू कर रहा है, चलना एक ही बिंदु से क्या कर रहा है, शुरू कर रहा है, वित्तीय पात है, ठीक है। और एक ही बिंदु से यहाँ से शुरुआत हो रहा है, दोनों को दोनों यहाँ से चलना शुरू कर रहा है। इतना पता है, दोनों का चाल पता है, एक का 3 है, एक का 8 है। जब सेमी दिशा में जब चलना शुरू करेगा इतना बजे, तो बोल रहा है कि वो सबसे पहले एक दूसरे को पार करेगा, लोग एक दूसरे को कब मिलेगा। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, रिलेटिव वाला यूज करते हैं, सापेक्ष वाला यूज करते हैं। तो जब एक ही दिशा में चलता है लोग, तो जो स्पीड होता है वो क्या होता है, जुड़ता है कि घटता है। तो जब एक दिशा में चलता है तो रिलेटिव का बात करते हैं, तो हमेशा क्या होता है, घटता है। अगर अपोजिट दिशा में चलता है तो क्या होता है, जुड़ता है। यहाँ पे एक ही दिशा में चल रहा है तो घटेगा, तो ये 8 है, ये 3 है, तो चाल जो हो जाएगा कितना, 8 - 3 हो जाएगा, तो कितना का चाल हो जाएगा, 5 साइकिल पर आवर होगा, 5 साइकिल पर आवर हो जाएगा। रिलेटिव का बात करते हैं। हमको निकालना क्या है कि वो कितने समय में मिलता है। देखिए एक चक्कर का मतलब क्या होता है, एक ही चक्कर का हम लोग बात कर रहे हैं ना। तो अगर हम लोग स्पीड का बात करते हैं तो यहाँ पे स्पीड बराबर क्या होगा, चक्कर बटे चक्कर की संख्या, चक्कर की संख्या बटे क्या होगा, समय, यही होगा ना। अब हमको यहाँ पर समय निकालना है, तो समय को अगर इधर लिखते हैं तो ये यहाँ पर नीचे में आएगा, तो समय का जो फार्मूला होगा वो इसके नीचे आएगा, चक्कर। तो कितने चक्कर, ऑब्वियस है कि यहाँ एक ही बिंदु से स्टार्ट किया है, यहाँ से अगर दोनों के बीच का दूरी हम लोग क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। रिलेटिव स्पीड का मतलब ये होता है कि इनिशियली दूरी कितना है, या तो इनिशियली दूरी हम लोग 0 ले सकते हैं, या पहला बार का मिलने का बात हो रहा है, तो फिर ये क्या होगा, एक ही चक्कर के बाद ये दोनों आपस यहाँ पर मिलेगा ना, तो वहां पर रिलेटिव जो दूरी होगा कितना होगा, या तो पूरे एक चक्कर ले, या दोनों का दोनों एक ही बिंदु है तो 0 भी ले सकते हो। 0 लेंगे तो कोई समय ही नहीं बनेगा, इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, एक चक्कर लेना पड़ेगा, कि यही दोनों के बीच की दूरी जो है। ऐसा देखिए सिंपल हम लोग समय, अभी एक बार और चीज समझा रहे हैं। यहाँ पे स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय। थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। तो दूरी, जब हम लोग रिलेटिव स्पीड का बात करते हैं तो इनिशियली समय में जो दूरी होता है वही दूरी दिखाता है। जैसे बात करेंगे कि यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे पुलिस है, वहां पे एक क्या है, चोर है। दोनों के बीच की दूरी अगर 100 मीटर का है, अब बोलना चाह रहा है कि ये भी इधर से भाग रहा है, ये भी इधर से भाग रहा है, ये मान लो कि 10 किलोमीटर का, ये 20 किलोमीटर से, ये 10 किलोमीटर से भाग रहा है। रिलेटिव चाल बोले जाएगा, एक ही दिशा में चल रहा है तो 20 माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये रिलेटिव चाल हो गया। जो इनिशियली जो दोनों के बीच की दूरी है वही दूरी लिया जाता है हम लोग समय निकालने के लिए। कितना समय में वो दूसरे को पकड़ लेगा, तो समय निकालने के लिए वही दूरी यूज करते हैं। अब देखिए बात करेंगे कि अगर दोनों के बीच की दूरी का बात करेंगे तो क्या कह सकते हैं कि ये यहाँ पे है और एक चक्कर यहाँ पर लगाने के बाद ये यहाँ से आएगा, तो दोनों के बीच की दूरी का हम लोग एक चक्कर बोल सकते हैं। इसीलिए इसमें चक्रों की संख्या कितना लिया जाएगा, एक लिया जाएगा या 0 लिया जाएगा। जीरो पर 0 लेंगे तो कोई समय ही नहीं निकलेगा, तो मिनिमम हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। यहाँ पर चक्रों की संख्या 1 हो गया, अब बट्टे में यहाँ पर क्या आएगा, चाल, तो चाल कितना है, 5 हो गया। ये जो समय आया किस में आया, समय अगर बात करेंगे आवर में दिया हुआ है तो ये आवर में आया, लेकिन जो हम लोग को समय निकालेंगे वो मिनट में निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 60 लग देंगे। ये कितना बार में कटेगा, 12 मरतबे, तब 12 मिनट का टाइम लग रहा। फिर से दोबारा कितना पर मिलेगा, 12 मिनट के बाद। ये 54 हो रहा था, तो 54 को 6 मिनट के बाद क्या 12 बज जाएगा, फिर 6 और जोड़ देंगे तो 12:06 हो जाएगा। और एम का बात होगा, इसलिए कि ये क्या है, 12 बजे रात है, रात मतलब पीएम होता है, और 12 बजे के बाद क्या हो जाता है, एम हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो ज्यादा ट्राई करना है कि ये ऊपर का इंफॉर्मेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
अब डायरेक्ट हम लोग को जो दिया हुआ रहेगा उससे चल सकते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ आपको पूरा लाइन ये पढ़ना है। अब एक बार ध्यान से पढ़ना, क्या क्या दिया हुआ है। पहला परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल ऑफ द ब्रांच। थोड़ा हिंदी में यहाँ पे शायद गलत लिखा गया है, यहाँ पर इंग्लिश में देखना है। परसेंटेज निकालना है किसका, परसेंटेज ऑफ बोला है, ऑफ किसके साथ बोला है, ब्रांच ऑफ B1 B2 B3 इन 2001 का जो एवरेज सेल होगा। एवरेज हम लोग देख, यहाँ पर भी 3 ही है और यहाँ पर भी कितना है, यहाँ पर भी अगर देखेंगे आप यहाँ पर भी कितना है, 3 ही है। तो जब 3 है तो एवरेज में हम लोग निकालने की जरूरत नहीं, 3 ऊपर नीचे रहेगा कट जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग जोड़ेंगे। तो 3 ब्रांच का यहाँ पे ये फल निकालना है, 2001 का बात किया जा रहा है। जो रेड कलर से दिया हुआ है वो 2001 का दिया हुआ है, B1 B2 B3। तो B1 B2 और B3 यही तीनों को जोड़ना है। ये कितना 105 और ये 65 प्लस 110, तो 65 और 105 170 170 में जोड़ेंगे तो 170, ये 280 आ गया। ये ऑफ परसेंटेज ऑफ इसका बोला है, तो ये हमेशा यहाँ पे होता है, नीचे में होता है। तो ये 280 निकल के आ गया, लिख दिए इसको। अब यहाँ पे आगे जो बोला है B1 B3 और B6 इन 2000 में बात किया जा रहा है, इसको हम ऊपर लिखेंगे, इसका परसेंटेज निकालना है। तो B1 B3 B6 2000 वाला, तो ये हो गया B1 B3 और B6, यह तीनों पर ध्यान देना है। तो 80 और यहाँ पर 95 है और यहाँ पे 70 है। तो पहले ऐसा करते हैं 70 और 80 जोड़ लेते हैं, तो कितना 150 हो जाएगा। 150 में 100 जोड़ेंगे तो 250, लेकिन इसमें से 5 कम रखना है तो 245 होगा। तब बट्टे में यहाँ पे 245 हो गया, और गुने क्या कर देना है, 100 कर देना है। इसी को सॉल्व कर लेना है, वही क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर देखेंगे सभी का अगर बात करते हैं तो पहले तो 1 0 से यहाँ पर 1 0 कट जा रहा है, क्लियर है। अगर हम लोग बात करते हैं तो अब यहाँ पे कटने वाला दिख रहा है, तो 2 से काट सकते हैं, मन है तो, ये 10 अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, 7 से काट के चेक करते हैं। 7 चौका कितना, 7 चौका कट जाएगा, 7 3 के 21, 3 बचेगा, 7 बचे 35, यही आएगा ना। और कटने वाला आएगा, मन है तो काट सकते हैं 10 को भी, और नहीं तो क्या कर सकते हैं कि पहले भाग कर देते हैं 4 से। 35 में 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौका कितना, 8 चौका 32 ना, 8 चौका 32, 3 बचेगा, दशमलव बैठाएगा, 3 पर 0 बैठाएंगे तो 30 होगा, 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा, 2 पर 0 बचेगा तो 20 होगा, 4 पर 20, आगू ने क्या करना है, ये 10 बचा है, 10 से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक अंक दशमलव इधर हो जाएगा, तो 87.5% निकल के आ जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में दिखेगा कहाँ पे, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे जोड़ने वाला जो काम है ना, पूरा शॉर्टकट तरीका से करना है, कभी भी अलग से लिख के एक करके जोड़ने का काम नहीं करना है। और इतना तो आप मैथ का अगर स्टूडेंट है, इतना जरूर आप कर ही सकते। अगर इतना नहीं कर सकते तो फिर सीजीएल मैथ का तैयारी आप नहीं कर पाइएगा। और ये सब कैलकुलेशन माइंड में तभी होता है जब आप क्वेश्चन का खूब प्रैक्टिस करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है थोड़ा ध्यान से देख लें। यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का बात किया जा रहा है कि जो y है, बोला है x वेरी डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ y। डायरेक्टली का मतलब क्या है कि x डायरेक्टली वेरी कर रहा है y ऑफ क्यूब, क्यूब मतलब घन, ठीक है, घन की। उसके बाद बोल रहा है इनवर्सली विद स्क्वायर ऑफ z। जो x है इनवर्सली मतलब नीचे, स्क्वायर स्क्वायर मतलब यहाँ पर जेड का स्क्वायर, इनवर्सली मतलब नीचे माना चाहिए स्क्वायर ऑफ जेड। अब ये दोनों डायरेक्टली है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y3 बटे जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जब भी डायरेक्ट यहाँ पे कोई साइन होता है तो इसका साइन पार्ट आता है, तो एक स्थिरांक आता है, स्थिरांक हम लोग के मान लेते हैं, फिर यहाँ पर लिख देते हैं। अब स्थिरांक का मान निकाल सकते हैं। पहला कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि यदि x का मान क्या है, x 1/36 है, y का मान 2 है और z का मान 3, ये इंफॉर्मेशन दिया, सबका मान रख के k का पहले मान निकाल लेते हैं। x का मान 1/36, k गुने y का मान है 2 का क्यूब डायरेक्ट लिखते हैं 8, और z का मान है 3 3 का स्क्वायर 9, ठीक। काटने वाला डायरेक्ट काम करते हैं, 9 चौका कितना हो जाएगा 36, 4 बार में ये 8 इधर आ जाएगा, तो 8 यहाँ पर गुना में, इसके साथ यहाँ पर क्या होगा, भाग में ही आएगा। तो k का मान अगर इधर भाग में आएगा तो k बराबर कितना हो जाएगा
8 चौका 32 मतलब 1/32 हो गया। के का मान निकल गया। अब यहाँ पर के का मान रख देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/32 गुने y³/z²। अब फिर से बोला है कि जब क्या बोला है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 800 x का मान निकालना है व्हेन x बराबर 3 और z बराबर 5। तो पहले x का मान निकाल लेते हैं उसको, तो 1/32 गुने y का मान कितना बोला है 3, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और z का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, यही आ गया। तो ये x का मान आया, और इसी का बोला है कि 100 गुना मान निकालना है, मतलब x में क्या कर देना 100 से गुना कर देना, 100 x का मान निकालना है। तो 100 गुने कितना हो जाएगा 1/32 गुने 27/25, 25 चौका 100 डायरेक्ट दिख ही रहा है, 4 से ये 8 चौका 32, अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा, आ कितना आ रहा है 27/8 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में ही। अच्छा कितना का मान दिया 800 का मान दिया, तो 800 गुना करेंगे यहाँ पे 800 मतलब एक 4 का कमी है, 8 का कमी यहाँ पे आ गया, तो 8 यहाँ लिख देते, ये 8 से 8 कट जाएगा तो क्या बच रहा है 27 बच रहा है। इसको चुना, जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस इसका कॉन्सेप्ट आपको इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए। इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे ही देता है, और यहाँ पे स्थिरांक का मान निकाल दिया जाता है, वही स्थिरांक का मान पूरे यहाँ पे रख कर आगे का जो भी कंडीशन दिया जाता है उस कंडीशन पर जिसका मान बोलता है उसका मान हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे ये बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें कुछ खास करना है नहीं, देखते ही आंसर बता सकते हैं। ये है 5/√3 और कॉसेक 60 डिग्री का मान बोला है, तो हमको साइन का 60 डिग्री का मान याद आएगा, तो इसका भी लिख सकते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो उसका उल्टा होता है 2 कितना हो जाएगा √3। अब नीचे में समान होता है तो ऊपर वाला डायरेक्ट घटता है, तो 5 में से 2 घटेगा 3, तो 3 कितना √3। अब इसका क्या करें, ऐसा ऑप्शन में दिख नहीं रहा है तो इसका हर परिमेयकरण कर दे, मतलब ऊपर नीचे, नीचे वाला को क्या बनाते हैं परिमेय का रूप ले लेते हैं। अगर ऊपर से √3 कर देंगे तो नीचे से क्या आ जाएगा 3√3 ऊपर हो गया, और नीचे में 3√3 का गुना करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया तो क्या बचा √3, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। धीरे बिना अगर मैथ बहुत सॉल्व करते हैं, इसके लिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। देखिए पूछा है कि ये कौन सा संख्या है जो 6 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबिलिटी का कोई रूल पढ़ते हैं क्या, कोई नियम पढ़ते हैं क्या, नहीं पढ़ते हैं। जब नियम नहीं पढ़ते हैं तो होता क्या है, कोई संख्या का नियम नहीं पढ़ते, इसको दूर क्या करते हैं, टू को प्राइम फैक्टर में क्या करते हैं चेंज करते हैं। को प्राइम फैक्टर में क्या करते हैं, को प्राइम फैक्टर मतलब ऐसा दो फैक्टर जिसका कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसको लिख सकते हैं 2 गुने क्या लिख सकते हैं 3, ये 2 को प्राइम नंबर है 2 और 3, और दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो अगर ये जितना भी ऑप्शन दिया वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, किससे 2 से भी और 3 से भी, तो वो संख्या क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर देख लेते हैं 2 का डिविजिबिलिटी, तो 2 का कौन सा संख्या जिसके अंत में इवन नंबर होता है, सम संख्या होता है, वही 2 से डिविजिबल होता है। तो ये तो इसके है ही नहीं, तो ये दोनों का ऐसे ही ऑप्शन से क्या हो गया हटा दिया गया। ठीक, अब यही 2 ऑप्शन बचा। अब 3 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, उसके अंकों का योग क्या होना चाहिए 3 से भाग होना चाहिए। योग में चलते 0 को तो हटा ही देते, ये 3 से भाग लग जाएगा, 2 1 3, ये भी 3 से भाग लगेगा, जोड़ेंगे तो 8 5 13, 3 से भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी संख्या 6 से डिविजिबल नहीं होगा। और अब बच रहा है एक ही ऑप्शन, तो उसको चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं। डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है यहाँ पे क्वेश्चन, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना x दिया हुआ है, तो साइन थीटा का मान निकालना है। अब सोचना ये है कि इसको डायरेक्ट साइन थीटा में हम कैसे चेंज करें, इसको हम डायरेक्ट साइन थीटा में कैसे चेंज करें, इसके बारे में देखिए। एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, ये तो जानते ही है। और ये चीजें हम पहले भी बताए हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला तोड़ सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना।
तो आप जानते ही होंगे बराबर 1, तो इसका मान दिया x, तो इसके जगह पर x रख देंगे तो ये उधर जाएगा, तो भाग में सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो माना जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर इसको हम देखते हैं, इसको अगर आप देखिएगा, इसका बहुत आसान तरीका है, आसानी से आप बता भी सकते हैं कि इसको कैसे बना। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर इस दोनों को जोड़ देते हैं तो tan और tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दोनों का अगर जोड़ देते हैं तो tan tan कट जाएगा और sec sec दो बार जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2 sec थीटा हो जाएगा। इधर जुड़ेगा तो क्या होगा, x प्लस 1/x होगा। इसका उनका जोड़ भी बना। अब हमको पता है कि हमको मान किसका निकालना है, तो हमको मान निकालना है साइन का, लेकिन इसमें हमको साइन दिख नहीं रहा है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, अगर सेक पता है और साइन निकालना है, इसको कॉस में चेंज कर ले। किस में चेंज कर ले, कॉस में चेंज कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बटे कॉस थीटा हो जाएगा। अब बराबर में यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये x आएगा, ये x बार में जाएगा तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसको पलट देते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बटे 2 बराबर x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। 2 को उधर भेज देंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कॉस थीटा बराबर आ गया 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमको पता है कि कॉस का अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये तो गलत दिया है क्या, साइन थीटा अगर नहीं निकला इसमें, अब इसका कैलकुलेशन करते भी है तो डिफिकल्ट हो जाएगा। नीचे में ऐसा कोई मान दिख नहीं रहा है, नीचे तक कर्ण फिक्स हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। अच्छे, एक और चीज अंदाजा लगा ही सकते हैं कि नीचे में तो ये फिक्स हो गया कि cos थीटा जो आया है ये कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है। कमिक्स का है तो ये वाला, ये क्या है, आधार है। रेशियो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। और नीचे में कर्ण दो जगह दिख रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ऊपर वाला थोड़ा सा चेंजिंग लग रहा है। तो दो तरीका है, या तो हम कर्ण स्क्वायर में से क्या करें, लंब आधार का स्क्वायर हटा ले तो लंब स्क्वायर क्या हो जाता है, निकल जाता है, वो तरीका अपनाए। या दूसरा ये तरीका होता है कि हम क्या करें, ये फॉर्मूला यूज कर लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। और इधर कॉस स्क्वायर को भेज देके वैसे हम लोग निकाल सकते हैं, उससे भी निकलेगा। तो अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा का, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पर ही मान रख देते हैं, चलिए थोड़ा पर इधर उधर कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का मान हम कैलकुलेट करें, इसका स्क्वायर करके लिखना है, दूना का 4x स्क्वायर आ जाएगा, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 के द होल स्क्वायर, इसको ये होल स्क्वायर के रूप में छोड़ ले रहेंगे। नीचे में 1 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के द होल स्क्वायर, यहाँ पर वही चीज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के द होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ये थोड़ा क्वेश्चन है जो कि डिफिकल्ट पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछा गया है, और कोई तरीका तो लग नहीं रहा है कि निकलेगा। यहाँ से साइन का कॉस ही आ रहा है, टेन तो आ नहीं रहा, अगर साइन डायरेक्ट आ जाता तो कुछ बात बन सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अगर इसको हम चेंज भी कर देते हैं 1 बाई कॉस, चेंज कर देते हैं 1 बटे साइन बटे कॉस, उससे भी साइन नहीं आएगा शायद। ट्राई करने के लिए कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते थे, इसको चेंज करेंगे तो 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन बाई कॉस हो जाएगा बराबर x। नीचे का सेम होता है तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ता है, यही आएगा निकल के बराबर x। 1 प्लस साइन थीटा बराबर x कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है यहाँ पे निकाले थे, कहाँ पे कहाँ लिखे थे, ये वाला यहीं पर। तो यहाँ पे cos थीटा का मान यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना, 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये साइन थीटा का मान निकालना है, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। टाइम देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 आ रहा है, तो यहाँ पे ऊपर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम जल्दीबाजी में इसलिए बता दिए कि आप कैसे वहां पे जल्दी जल्दी सोच सकते हैं। तो हम यहाँ पे दो चीजें करने की कोशिश किए, पहले कॉस का यहाँ से मान निकाल लिए और फिर इसको लेकर साइन कॉस में बदल दिए, जिसमें से कॉस का मान यहाँ पे रख दिए और यहाँ से क्या कर लिए, साइन थीटा का मान कैलकुलेट कर लिए। तो ये थोड़ा आसान था, अगर ये वाला यूज करते तो इसके तुलना में ये वाला आसान था, इसलिए ये अप्लाई करना है और इस अप्लाई करके यहाँ पे आंसर निकालना है। कुछ फार्मूला भी होता है उससे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन चलिए ये ठीक है, ये तरीका सही आपको लगा। तो देखिए ये जो सेशन था, ये जो शिफ्ट था, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये हम साफ साफ बोलेंगे।
और ये शिफ्ट में हम क्वेश्चन भी देखे तो बहुत सारा क्वेश्चन डिफिकल्ट था। ऐसा घबराना नहीं कि इस प्रकार क्वेश्चन जिसका शिफ्ट में हार्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है और वैसे वो क्या होता है ग्रेस मार्क्स मिलता है, जो कि नॉर्मलाइजेशन के साथ आपको मार्क्स मिलता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आज के सेशन को हम लोग यही पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे का वीडियो, आगे का जो क्वेश्चन होगा उसका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।